जीएस एग्जाम एज में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति की। सोचिए वो एक छोटी सी चिंगारी जिसने पूरे हिंदुस्तान को आग की लपटों में कैसे झोंक दिया था। चलिए इस कहानी को समझते हैं। अच्छा, 1857 से पहले के भारत की तस्वीर कैसी थी? अगर ऊपर ऊपर से देखें ना तो सब कुछ एकदम शांत लगता था। ब्रिटिश हुकूमत का पहरा था, ऐसा लगता था कि सब कंट्रोल में है। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये बस एक धोखा थी। समझ लीजिए किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी, क्योंकि असल में जमीन के नीचे अपमान, दर्द और गुस्से की एक आग धीरे धीरे सुलग रही थी। तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर हुआ क्या था। कंपनी ने 100 साल राज किया और फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये जो दबी हुई चिंगारी थी वो एक भयंकर ज्वाला बन गई। चलिए आज एक एक करके इन सारी वजहों की तह तक चलते हैं। तो देखिए, इस आग में घी डालने का काम सबसे पहले किसके साथ हुआ? भारत के राजाओं और नवाबों के साथ। उनकी सत्ता, उनका मान सम्मान, सब कुछ एक एक करके उनसे छीना जा रहा था। और इसके पीछे थी एक बहुत ही, कह सकते हैं, शातिर पॉलिसी। नाम था इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हिंदी में कहें तो हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की ये पॉलिसी ना बड़ी सीधी साधी थी, लेकिन खतरनाक। मतलब अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो बस उसके मरने के बाद उसकी पूरी की पूरी रियासत सीधे कंपनी की हो जाएगी। अब सोचिए, गोद लेने की जो हमारी सदियों पुरानी परंपरा थी उसे एक झटके में खारिज कर दिया गया। और ये सिर्फ कोई कागजी धमकी नहीं थी, नहीं, सतारा, नागपुर, झांसी, एक के बाद एक बड़ी बड़ी रियासतें इसका शिकार बनती गईं। लेकिन सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा सदमा तो तब लगा जब अवध को मिस गवर्नेंस यानी कुशासन का बहाना बनाकर हड़प लिया गया। ये एक ऐसा जख्म था जो बहुत बहुत गहरा था। देखिए, अवध का मिलना सिर्फ एक राज्य का छिनना नहीं था, ये नवाब का सरेआम अपमान था। और जरा सोचिए उन हजारों वफादार सिपाहियों के बारे में जो रातों रात सड़क पर आ गए, बेरोजगार हो गए। अब उनके दिलों में वफादारी नहीं थी, बल्कि अपमान और बदले की आग धधक रही थी। तो एक तरफ तो महलों में ये बेचैनी थी, ये गुस्सा था। अब चलिए महलों से बाहर निकलते हैं और गांव की गलियों में चलते हैं, क्योंकि सिर्फ राजा नवाब ही परेशान नहीं थे। आम किसान और कारीगर, वो भी एक अलग ही चक्की में पिस रहे थे। अंग्रेजों की जो नई जमीनी नीतियां थीं, वो किसानों के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं थीं। लगान यानी कि टैक्स इतना ज्यादा होता था कि बेचारे किसान की पूरी फसल बिक जाती थी, लेकिन कर्ज फिर भी नहीं उतरता था। और इसका नतीजा क्या होता था? या तो जमीन से बेदखल कर दिए जाते या फिर जेल की सलाखों के पीछे। किसानों की तो हालत खराब थी ही साथ भारत का वो हुनर भी दम तोड़ रहा था जिसकी पूरी दुनिया दीवानी थी। सोचिए, ढाका की मलमल, बनारस की सिल्क, सब खत्म हो रहा था। और क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की मशीनों से बना सस्ता कपड़ा बाजारों में आ चुका था। तो नतीजा ये हुआ कि हमारे कारीगरों के करघे शांत हो गए और उनका पुश्तैनी हुनर सड़कों पर आ गया। तो देखिए, राजनीतिक चोट लग चुकी थी, आर्थिक मार पड़ रही थी। और अब बात करते हैं तीसरी और शायद सबसे गहरी चोट की। ये हमला था लोगों के धर्म पर, उनकी आस्था और उनकी पहचान पर। एक डर धीरे धीरे फैल रहा था कि अब उनकी संस्कृति ही खतरे में है। अच्छा, एक बात और, अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा को खत्म करना या विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनाना। अब आज के हिसाब से देखें तो ये कदम बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन उस वक्त के आम भारतीय को ये लगा कि ये उनके धर्म और रीति रिवाजों पर सीधा हमला है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अंग्रेज उनकी पूरी जीवन शैली को ही बदलना चाहते हैं। और इस डर की आग को और हवा कौन दे रहा था? ईसाई मिशनरी, जो गांव-गांव में घूमकर धर्म का प्रचार कर रहे थे। इससे लोगों के मन में एक गहरा शक बैठ गया कि अंग्रेजों का असली मकसद तो पूरे हिंदुस्तान का धर्म बदलवाना है। और ये शक धीरे धीरे डर और फिर एक खतरनाक गुस्से में बदलता जा रहा था। तो राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म, हर तरफ बारूद इकट्ठा हो रहा था। बस अब एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी कहाँ से निकली? कंपनी की अपनी ही फौज से। वही भारतीय सिपाही जो अंग्रेजी राज की रीढ़ की हड्डी थे। विडंबना देखिए, जिनके दम पर पूरा राज चल रहा था, उन्हीं को हर रोज हर कदम पर अपमानित किया जा रहा था। ये फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ था भारतीय सिपाही जिसे मिलती थी कम तनख्वाह, खराब खाना और तरक्की का तो कोई मौका ही नहीं था।
और दूसरी तरफ था अंग्रेज अफसर जिसके पास सारी सहूलियतें थीं, सारे अधिकार थे। और इतना ही नहीं, भारतीय सिपाहियों को समुद्र पार जाने का हुक्म दिया जाता था, जो उस जमाने में धर्म भ्रष्ट करने जैसा माना जाता था। कितना बड़ा अपमान था ये। और फिर आया वो लम्हा जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। नई एनफील्ड राइफल। इस राइफल के कारतूस को चलाने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और तभी एक खबर, या कहिए एक अफवाह, जंगल की आग की तरह फैल गई कि उस कारतूस पर जो चर्बी लगी है वो गाय और सुअर की है। बस सब्र का भान टूट गया। अब ये मामला नौकरी या भेदभाव का नहीं था। ये सीधा हमला था हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के धर्म पर, उनके ईमान। बस इसी एक कारतूस ने उस दबे हुए बारूद में आग लगा दी। एक सिपाही के नहीं कहने से जो बात शुरू हुई वो देखते ही देखते एक ऐसी आंधी में बदल गई जो सीधे दिल्ली के तख्त को हिलाने वाली थी। अब जरा घटनाओं की रफ्तार देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ हुआ। मार्च 1857, बैरकपुर में मंगल पांडे का विद्रोह और फिर उनकी शहादत। फिर 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों का कारतूस लेने से इनकार। और ठीक अगले ही दिन 10 मई को उनके साथी बगावत कर देते हैं, जेल तोड़ते हैं और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए निकल पड़ते हैं। और सिर्फ एक दिन बाद 11 मई को वो दिल्ली में लाल किले के दरवाजे पर खड़े थे। और दिल्ली पहुंचकर इन सिपाहियों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरा इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दोबारा हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। बस यही वो पल था जब एक सिपाही विद्रोह आजादी की पहली जंग में तब्दील हो गया। अब इस बगावत का एक चेहरा था, एक निशाना था और एक नाम था। तो इस तरह सालों से जो गुस्सा, अपमान और दर्द जमा हो रहा था वो एक कारतूस की वजह से फट पड़ा। चिंगारी तो लग चुकी थी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस छोटी सी चिंगारी को उस महासंग्राम में किसने बदला? वो महासंग्राम जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब जैसे महान नायक सामने आए। आखिर ये आग पूरे उत्तर भारत में फैली कैसे? खैर, ये कहानी फिर कभी। आज के इस सफ़र में बस इतना ही। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इतिहास और जनरल स्टडीज़ के ऐसे ही और भी दिलचस्प सफ़र पर हमारे साथ चलने के लिए GS एग्ज़ाम एज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।